सबसे पहले जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कल के लेक्चर में देयर वाज़ अ स्लाइट इश्यू जो कि मैंने आप लोगों के साथ उस वक़्त शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं उसको ठीक करने के बाद आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो जो इश्यू था वो ये था कि जो लास्ट एग्ज़ाम्पल हमने देखी थी जिसमें वी सॉ कि वी हैव अ क्लास जिसमें वी क्रिएटेड अ क्लास विद द नेम नेम, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली क्लास थी इसको हमने यूज़ किया था। The rest of the classes were the same address and person, and we have an object of a class name. So then we discussed in the parameterized constructor of the person class we have this uh, constructor called of the name class. ठीक है? This was the parameterized constructor of the name class. तो उसके बाद जो दूसरा हमारे पास था p address that was reference, तो there was no constructor that was called for this data member. उसके बाद मेन के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो ये जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट पार्ट ऑब्जेक्ट था ये एड्रेस क्लास का था, तो इसका कंस्ट्रक्टर हमने देखा था शुरू में ही, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद ये जो ब्लॉक बनाया था ये आपको दिखाने के लिए बनाया था कि नज़र आ जाए कि ये पार्ट ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है और बाद में भी एग्जिस्ट करेगा। पर्सन का जो होल ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट होगा, इस पार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा और पर्सन का ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक के एंड होने पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की बात की थी कि जो कंस्ट्रक्टर इस एड्रेस क्लास का इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ था, उसके बाद होल ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। इस कंस्ट्रक्टर के कॉल होते हुए जो इनिशियलाइज़र लिस्ट में हमने पहले ये जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम पास किया है, ये फर्स्ट और सेकंड नेम के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था नेम क्लास का। ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पे जब ये ब्लॉक खत्म हो रहा था तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था पर्सन क्लास का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में क्रिएट हुआ उसके रिवर्स सीक्वेंस में जो हमने आइडिया स्टैक वाला देखा था कि अगर स्टैटिकली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, स्टैटिकली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर स्टैटिकली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा एक सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में डिक्लेयर होते हैं उसी सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं और डिस्ट्रक्टर हमेशा इसके रिवर्स सीक्वेंस में कॉल होते हैं। जो ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में क्रिएट हुआ होता है वो सबसे टॉप पे पड़ा होता है, तो सबसे पहले वो रिमूव होता है और उसके बाद उसके नीचे वाला एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो पर्सन का ऑब्जेक्ट बना था होल ऑब्जेक्ट, इसके लिए पहले इसके जो नेम का डाटा मेंबर था उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि जब नेम क्रिएट हुआ तो फिर होल ऑब्जेक्ट ये जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि इसकी मेमोरी कंप्लीट तब होगी। तो पहले नेम का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ फिर होल ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहली चीज़ जो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग आंसर करें राइट करके चैट में कि ऑब्जेक्ट जो जिस सीक्वेंस में कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में होगा। कंस्ट्रक्टर का तो समझ आ गया, सबसे पहले एड्रेस का फिर पर्सन का और उसके बाद पहले एड्रेस का फिर नेम का और फिर उसके बाद पर्सन का। जी, तो सीक्वेंस क्या होगा अगर सीक्वेंस लिख दें ऑब्जेक्ट वाइज, क्लास का नाम लिख दें। फाइज आपने पर्सन और एड्रेस का कॉल किया, नेम का कहाँ गया? नेम का भी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ना। तो पर्सन और एड्रेस के अलावा नेम का कंस्ट्रक्टर के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होना था उसके लिए। तो आपने पहले नेम का कॉल कर दिया फिर पर्सन का फिर एड्रेस का। दानियाल ने कहा जी कि पर्सन नेम एंड एड्रेस। अच्छा, फिर दानियाल अहमद ने कहा नेम पर्सन और एड्रेस, नेम पहले होगा। अच्छा देखिए, नेम क्रिएट पहले हुआ है, पर्सन क्रिएट बाद में हुआ है, तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? ठीक है, तो पर्सन पहले डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि वो बाद में क्रिएट हुए, नेम बीच में क्रिएट हुआ था तो नेम बीच में डिस्ट्रॉय होगा और आखिर में एड्रेस का। ठीक है, तो लास्ट नेम जो मैंने आउटपुट दिखाई थी आपको, अभी इसको दोबारा रन कर लेते हैं। सबसे पहले एड्रेस का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर नेम का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। पर्सन का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ क्योंकि ये सबसे आखिर में क्रिएट हुआ था।
इसके बाद नेम का डिस्ट्रक्टर कॉल वारंट पे एड्रेस का। कल अगर आप वो मे बी ऑडियो या वो जो रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया उसको देखेंगे दोबारा, तो यहाँ पे नेम का डिस्ट्रक्टर नज़र नहीं आ रहा था। और उसकी रीज़न ऑफ कोर्स मैंने इसको थोड़ा-सा डिबग किया तो वो नज़र ये आ रही थी कि मेरे पास 2 फाइल्स थी जिसमें पर्सन और एड्रेस की क्लासेस थी। तो ये जो दूसरी एग्रीगेशन वाली एग्ज़ाम्पल थी वहाँ पे भी एड्रेस की और पर्सन की क्लास थी और कंपाइलर ने किसी सीक्वेंस में जिसमें कंपाइल किया उसमें ये वाली एड्रेस की क्लास और ये वाली पर्सन की क्लास जो एग्रीगेशन वाली एग्ज़ाम्पल में थी वो बाद में कंपाइल हुई। तो वो ओवरराइट कर दी कहीं पे उसने हमारी इस एग्ज़ाम्पल के पर्सन और एड्रेस की क्लास को। तो आइडेंटिफ़ाई यहाँ से हुआ था कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर का मैसेज डिस्प्ले हो रहा था और डिस्ट्रक्टर का जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा था, वो दोनों फाइल्स में डिफरेंट था। यहाँ पे पर्सन पर्सन डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है और वहाँ पे दूसरी फाइल में शायद लिखा था पर्सन डिस्ट्रक्टर ये थी डिस्ट्रक्टर कॉल एड्रेस का भी इस था पर्सन का भी पर्सन डिस्ट्रक्टर कॉल। तो मैसेज इस वाली फाइल का डिस्प्ले हो रहा था तो कंपाइलेशन में कुछ इश्यू आ गया था। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों क्लासेस का नाम पर्सन का पर्सन2 कर दिया, एड्रेस का एड्रेस2 कर दिया ताकि यूनिक क्लासेस के नेम बन जाए। अब ये वाली फाइल जिसमें मैं लिखा हुआ है इसको जब रन किया तो यही वाला सीक्वेंस में क्योंकि इस पर्सन की क्लास में नेम का ऑब्जेक्ट था तो जब डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो पहले पर्सन का डिस्ट्रक्टर फिर नेम का डिस्ट्रक्टर और उसके बाद जो आखिरी जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था वो सबसे आखिर में डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज़ ये चीज़ थ्योरेटिकली हमने पहले भी डिस्कस की थी लेकिन वो लास्ट लेक्चर में आउटपुट में ये जो नेम का डिस्ट्रक्टर था वो नज़र नहीं आ रहा था, हालाँकि आना चाहिए था। वो भी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, करेक्शन के तौर पे मैंने आपको दोबारा डिस्कस किया। एनी क्वेश्चंस? 3 लोगों के क्वेश्चन नहीं है, बाकी लोगों के क्वेश्चन है तो पूछें जी। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया। If the person object wasn't created in between this, would the order be the same of district for district? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा। मतलब मैं यहाँ से इसको उड़ा भी दूँ ना तब भी ऐसे ही होगा। लेकिन ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था कि एक्चुअली उस कोड के अंदर जो एग्ज़ाम्पल हमने आपको लेक्चर में दी थी, उसके अंदर यहाँ पे ये जो कॉल थी, ये चला के दिखाई थी उस लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर, कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए ब्लॉक बना के दिखाया था। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में मैसेजेस ऐड करके दिखा दिए, तो इसलिए मुझे इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। जो लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, डॉक्टर नवीद ने जो रिकॉर्ड किया था, उसमें उन्होंने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने मैसेजेस नहीं डाले थे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के अंदर, इसलिए यहाँ पे उन्होंने स्कोप खत्म करके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करके ये इस लाइन के थ्रू दिखाया था। इस लाइन में जब ऑफ कोर्स वो कंपाइलर एरर दे रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएटेड है अभी तक। जी तो अब हम आज की एग्जांपल पे आते हैं। लेक्चर सब लोगों ने आज का सुन लिया था, वीडियो लेक्चर जो आपके साथ शेयर किया था। ओए होए, क्या फीडबैक है, क्यों नहीं सुना था? गूगल क्लासरूम पे आपका लेक्चर कल शेयर किया था ना डॉक्टर नवीद ने, तो जिस तरह लास्ट लेक्चर का थोड़ा लेट शेयर किया था लेकिन ये वाला फिर भी ठीक टाइमली ही कर दिया था शेयर। अच्छा, कौन सा? असाइनमेंट्स एंड लेक्चर टू मैनी। जिन टीचर्स ने असाइनमेंट्स ज़्यादा दी होंगी, मतलब पहले प्लान से अलहदा कोई असाइनमेंट्स दे दिए, तो उन्होंने ऑफ कोर्स फिर लेक्चर्स कम किए होंगे। शायद ऐसा नहीं हो सकता कि आपका चलें वर्कलोड को हम देख लेते हैं। लेकिन चलिए वो आपके लिए लेक्चर वैसे पड़े हुए तो हैं, आप उनको बाद में बेशक असाइनमेंट्स के बाद भी सुन सकते हैं मज़ीद डिटेल में। तो अभी आपके साथ एक लेक्चर शेयर किया था, मैं उसका चलिए फिर कुछ पार्ट आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसको नोट कर लें और फिर हम उसके मुताबिक अ, जो हमारा सेशन है उसको शुरू कर लें। तो मैं आपके साथ चलिए असाइनमेंट अपनी असाइनमेंट की डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि वो एक्सटेंड हो सकती है कि नहीं, अभी तो क्योंकि अगली असाइनमेंट आपकी उस वक़्त अपलोड हो जाएगी।
वो डिस्कशन बाद में देखते हैं। चलिए मैं आपके साथ एक और शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन शेयर में ये स्लाइड शेयर की हैं, तो आपको स्लाइड नज़र आ रही है अभी? जी। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर एसोसिएशन को मैं बस समराइज़ सा कर देता हूँ ताकि हमारा लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो डिस्कशन आपको कम्प्रीहेंड कर सकें आप लोग। तो एसोसिएशन जो रिलेशनशिप था, हमने इन जनरल देखा था कि हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं ना, कंपोज़िशन, एग्रीगेशन और एसोसिएशन। इन सारों को मिला के भी एसोसिएशन या कोलैबोरेशन का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन एक स्पेसिफिक टाइप का नाम भी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, अगर यहाँ पे अब इस एग्ज़ाम्पल को, ये 2 एग्ज़ाम्पल ऊपर बनाई हुई हैं। पहले तो इसमें ये जो लाइन है, ये शो करती है सबसे वीकेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? याद है हमने जब कंपोज़िशन की थी तो हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट कंपोज़्ड है, तो जो होल ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ एक डायमंड था, जो कि फिल था। जब हमने एग्रीगेशन की बात की तो वो डायमंड जो था वो अंदर से हॉलो था, फिल नहीं था। अब जब एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो डायग्राम ऐसे बनानी है कि सिंपल लाइन है, इसमें दोनों साइड पे कोई एरो नहीं है, कोई डायमंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये स्टूडेंट एंड फैकल्टी आर रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन इसके अंदर रिलेशनशिप जो है ये बहुत वीकेस्ट टाइप का है। तो एसोसिएशन में ये एक स्टूडेंट फैकल्टी का रिलेशनशिप, इसमें है क्या कि एक स्टूडेंट को फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं। दूसरे एंड से देखें तो फैकल्टी मेंबर एक सेक्शन में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिलेशनशिप बोथ वेज़ है। ठीक है? तो एसोसिएशन में एक तो पहली बात है कि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकता कि स्टूडेंट इज़ पार्ट ऑफ अ फैकल्टी मेंबर या फैकल्टी मेंबर इज़ पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये पार्ट वाला रिलेशनशिप नहीं है इनका आपस में। ये यूजेस वाला, अ स्टूडेंट यूजेस द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फैकल्टी मेंबर मे बी अपनी किसी फंक्शनैलिटी में, एंड अ फैकल्टी मेंबर यूजेस द या रजिस्टर्स द स्टूडेंट्स इनटू हिज क्लास। सही हो गया? तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं या ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टूडेंट एंड फैकल्टी, इनका आपस में रिलेशनशिप ज़रूर है, लेकिन इनका आपस में पार्ट वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो इसलिए ये जो अब इसमें बाई डायरेक्शनल भी आ गया कि स्टूडेंट भी फैकल्टी की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, फैकल्टी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, लेकिन इस तरह से कंटेन नहीं करेगा कि स्टूडेंट फैकल्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे या फैकल्टी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और अपने पास एज अ पार्ट स्टोर करे। सिमिलरली ये जो बस और बस के साथ स्टूडेंट है, ये एग्जांपल ऐसे है कि जो बस है ये अच्छा ये बाई डायरेक्शनल था। यूनिडायरेक्शनल में जो एरो लगा हुआ है ये आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डायमंड बस के साथ नहीं लगाना, ठीक है? तो ये जो बस है, बस स्टूडेंट्स को लेकर जाती है और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बस में रजिस्टर होते हैं। ठीक है? मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी बस में यूनिवर्सिटी आते हैं और जो यूनिवर्सिटी की डिफरेंट बसेस हैं वो स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर आती और जाती हैं। तो ये रिलेशनशिप है, लेकिन ये वन वे है कि बस जो है वो एग्जिस्ट करेगी, स्टूडेंट्स उसमें आते जाते रहेंगे। ठीक है? इस तरह से हो रहा है। तो स्टूडेंट फैकल्टी से बस और स्टूडेंट वाले रिलेशनशिप में डिफरेंस है। ये यूनिडायरेक्शनल है, स्टूडेंट फैकल्टी वाला बाई डायरेक्शनल का। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे कैसे, लेकिन हमें ये क्लियरली पता है कि ये पार्ट वाला रिलेशनशिप नहीं है। जो एरो है वो रिप्रेजेंट ये करता है कि ये जो स्टूडेंट वाली टाइप है ना, ये स्टूडेंट वाली टाइप जो बस के साथ है, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन ये रिलेट करती है बस के साथ। एक स्टूडेंट किसी बस पे जाता है तो बस वाली क्लास जो है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट क्लास है, जो स्टूडेंट वाली क्लास है वो थोड़ी सी डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है? तो स्टूडेंट यूज करता है बस की इंफॉर्मेशन, बस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर रही है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इनफैक्ट एक और एग्जांपल भी है। अब मैं कोड में जाके ये जो एसोसिएशन का रिलेशनशिप है जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे का पार्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि ये कैसे बनेगा। अब मैं आपके साथ कोड वाली जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ। अब हम कोड के अंदर डिस्कशन करते हैं इसकी। चलिए जी, तो ये एसोसिएशन की जो एग्जांपल थी, सबसे पहले हमारे पास फैकल्टी और फैकल्टी के साथ स्टूडेंट वाली। तो ये हमारे पास 2 क्लासेस हैं। सबसे पहला केस तो मैंने जो आपको स्लाइड पे दिखाया था कि स्टूडेंट और फैकल्टी का रिलेशनशिप आपस में टू वे रिलेशनशिप है कि अगर स्टूडेंट फैकल्टी से पढ़ता है तो फैकल्टी स्टूडेंट को रजिस्टर करती है अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए। ठीक है? तो जब ये बोथ वेज़ है तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है
उसकी क्लास में भी फैकल्टी का कोई रेफरेंस होगा या पॉइंटर होगा, और फैकल्टी की क्लास में भी स्टूडेंट का कोई रेफरेंस या पॉइंटर होगा। नहीं, मैंने यही बताया, मैंने 2 एग्ज़ाम्पल जो दी उनमें ये एक बाई डायरेक्शनल थी, जो स्टूडेंट और फैकल्टी वाली है। जो बस और स्टूडेंट वाली है वो बाई डायरेक्शनल नहीं है, वो यूनी डायरेक्शनल है। स्टूडेंट अपने पास बस की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, लेकिन जो बस है वो अपने पास स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं रख रही है। ठीक है? मतलब वो हमने इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसकी सोची है। ठीक है जी। तो ये यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। तो अभी हम बाई डायरेक्शनल की बात करें, तो बाई डायरेक्शनल में स्टूडेंट के पास फैकल्टी की कोई रेफरेंस या पॉइंटर है, और फैकल्टी के पास स्टूडेंट का कोई रेफरेंस या पॉइंटर है। तो इस केस में अगर आप देखें तो हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें? अगर मैं फैकल्टी की क्लास में आ जाऊँ, तो यहाँ पे जो फैकल्टी की क्लास है, इसमें स्टूडेंट की एरे है। कंपाइलर अगर कोड को कंपाइल करता हुआ आएगा, तो ये स्टूडेंट की जो पॉइंटर की एरे है, वो स्टूडेंट टाइप पे आके एरर दे देगा कि आई डू नॉट नो which type is this. I haven't seen any class with the name student. ये तो कंपाइलर लाइन नंबर 1 से कंपाइल करता हुआ आएगा। इट मीन्स कि फैकल्टी की क्लास की इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें स्टूडेंट की क्लास चाहिए। लेकिन यही काम तो वाइस वर्सा भी है। स्टूडेंट की अगर इम्प्लीमेंटेशन पहले कर देंगे तो उसको फैकल्टी की क्लास चाहिए। रिक्वेस्ट फैजान, स्टूडेंट पॉइंटर, स्टूडेंट का मतलब ये है कि एक फैकल्टी के क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट रजिस्टर हो सकते हैं, और पॉइंटर इसलिए रखा हुआ है कि ये जो एरे है ये सारे पॉइंटर्स हैं, 10 पॉइंटर्स हैं। अब ये जो 10 पॉइंटर्स हैं, इनका मतलब ये है कि स्टूडेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, सिस्टम में आपके फ्लेक्स में रजिस्टर्ड है। हम सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे कि ये स्टूडेंट इस क्लास में इस फैकल्टी के साथ रजिस्टर्ड है। हमने नया स्टूडेंट नहीं क्रिएट करना कोई, हम यू ऑलरेडी क्रिएटेड स्टूडेंट्स को यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटर्स हैं। तो फैकल्टी की क्लास को डिक्लेयर या कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अ, जी फैज़ान, सिंपल एरे है, क्या हो गया इसमें? एरे ऑफ पॉइंटर्स है, और हर पॉइंटर के ऊपर मैं एड्रेस स्टोर करूँगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप ये ऐड स्टूडेंट का फंक्शन भी देख लें, तो उसमें एक जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेके मैं इस एरे के किसी इंडेक्स पे स्टोर कर दूँगा। I need to store the addresses of the student objects. सिंपल एरे है, ठीक है, जिसमें 10 पॉइंटर्स हैं। हर पॉइंटर एक एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो 2D एरे नहीं है, 1D एरे है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टोर एड्रेसेस करने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करने, कॉपी नहीं करने। ठीक है, इनफैक्ट आप इसको कांस्टेंट भी कर सकते थे, जैसे हमने एग्रीगेशन में किया था। अच्छा जी, तो ये जो स्टूडेंट का हम अब हमने किया क्या कि हमने जब फैकल्टी को स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक हमने क्लास में डिस्कस किया था, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का। तो ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन में ज़रूरी नहीं होता कि आप क्लास की पूरी इम्प्लीमेंटेशन दिखाएँ। आप सिर्फ क्लास का नाम लिख देते हैं, जैसे फंक्शन में भी आप करते थे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। तो आप नाम लिख देते थे उस क्लास का या उस फंक्शन का, जहाँ पे यूज़ होना है उससे पहले-पहले। तो कंपाइलर को एटलीस्ट इस फैकल्टी की क्लास में जाने से पहले ये पता है कि एक क्लास इस कोड में मौजूद है जिसका नाम स्टूडेंट है। तो अगर इस नाम से कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंटर बनेगा, तो एरर जनरेट नहीं करना। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे दी स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन देने से फ़ायदा ये होगा कि फैकल्टी के अंदर हम स्टूडेंट टाइप के पॉइंटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते थे। हमें यहाँ पे पॉइंटर रिक्वायर्ड है, क्योंकि रिलेशनशिप इस तरह का है कि स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। हमने उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करना है, ताकि हम डिस्प्ले करने में, जैसे देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट का फंक्शन है। तो ये प्रिंट स्टूडेंट का फंक्शन जो है ये डिस्प्ले करने के काम आ रहा है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की पड़ी हुई हो, हमें नया ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो इस फैकल्टी की क्लास को मज़ीद देख लें, तो इसमें कंस्ट्रक्टर है जिसमें स्टूडेंट्स और उनका फर्स्ट नेम जो है वो इनिशियलाइज़ हो रहा है। अ, अच्छा, नेट ऑफ हो गया था। अच्छा जी, मैं दोबारा ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही दफ़ा दे देता हूँ। ये जो फैकल्टी की क्लास है, हर फैकल्टी मेंबर के पास जो उसके सेक्शन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है। तो ये जो एरे है, ये मैं उसको कह रहा हूँ, ये 10 स्टूडेंट्स के लिए, और ये पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर इसलिए है कि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सिस्टम में कहीं पड़ी हुई थी। स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली रजिस्टर किया है। तो जब स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, तो मैं फैकल्टी के पास ही ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करूँगा, और वो जो स्टूडेंट जिसने रजिस्टर किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन इस एरे में, उसका एड्रेस इस एरे में स्टोर कर दूँगा।
फैकल्टी से पहले स्टूडेंट इसलिए डिफाइन नहीं हो सकता कि स्टूडेंट के अंदर भी यही काम हो रहा था ना, बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। अगर आप स्टूडेंट की क्लास देखें तो उसमें फैकल्टी की एरे बनी हुई है। एक स्टूडेंट के 5 फैकल्टी मेंटोर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं एक वक़्त में। तो दोनों केसेस में यही करना पड़ता है। स्टूडेंट के केस में फैकल्टी के ऊपर फॉरवर्ड डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है जी? तो इस केस में मैंने स्टूडेंट को ऊपर डिक्लेयर कर लिया और फैकल्टी को उसके बाद डेफिनेशन दे दी। तो फैकल्टी के अंदर कंस्ट्रक्टर में सिंपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फर्स्ट नेम जो है वो इनिशियलाइज़ हो रहा है। उसके बाद गेट स्टूडेंट्स वाला एक डाटा मेंबर है n स्टूडेंट्स, यानी कि बता ये रहा है कि इस वक़्त फैकल्टी के पास कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। तो एरे लेफ्ट टू राइट 0 इंडेक्स से ऑनवर्ड्स फिल होती जा रही है। डिलीशन वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने इसमें डिस्कस नहीं किया। तो ये सिंपल यही है कि एक इंडेक्स है जो प्लस प्लस करते जाते हैं। जब वो 10 के इक्वल हो जाता है तो हम ऐड नहीं करते। ये जो दोनों फैकल्टी और स्टूडेंट की क्लासेस हैं, ये मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स मेन में बनने हैं। अगर आप मेन में जाएँ, तो मेन में स्टूडेंट्स भी क्रिएट हुए जो कि कहीं पे सिस्टम में रजिस्टर होने थे और फैकल्टी भी क्रिएट हुई जो कि रजिस्टर होनी थी। तो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास डिक्लेयर नहीं कर सकते हम ना। उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ायदा नहीं है। हमने स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स भी इंडिपेंडेंट बनाने हैं, फैकल्टी के ऑब्जेक्ट्स भी इंडिपेंडेंट बनाने हैं। इट मीन्स कि ये दोनों क्लासेस जो हैं ये मेन में अवेलेबल होनी चाहिए। तो एक क्लास के अंदर जो नेस्टेड क्लास वाला कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था वो ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो फैकल्टी की क्लास में गेट स्टूडेंट का फंक्शन आ गया, गेट नेम का फंक्शन आ गया। मैंने इनको कांस्टेंट कर दिया, ये उसमें शायद कांस्टेंट नहीं थे लेक्चर में, तो मैंने इनको कांस्टेंट कर दिया क्योंकि इनका डिज़ाइन ऐसे बेहतर लगता है। अच्छा, इसके बाद प्रिंट स्टूडेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसने वैल्यू प्रिंट करनी है, और ऐड स्टूडेंट का जो फंक्शन है वो भी डिक्लेयर किया। अब ये जो दो यहाँ पे डिक्लेरेशन है और इनकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी हुई, इसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमने क्लास में पहले डिस्कस भी नहीं किया हुआ, इस एग्जाम्पल के अंदर स्पेसिफिकली यूज़ हो रहा है। पहले मैं वो कॉन्सेप्ट या वो आपको सिंटेक्स बता दूँगा। हमने क्लास में उसको ये कह के स्किप किया था कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे डिज़ाइन की कमज़ोरी है। हम ऊप के प्रिंसिपल्स को सही से शायद यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमें इस स्पेसिफिक टाइप के कोड लिखने की ज़रूरत पड़ी है। तो वो फ्रेंड फंक्शन का किसने ज़िक्र पहले भी किया था। आज यहाँ पे फ्रेंड फंक्शंस मौजूद हैं। फ्रेंड फंक्शन भी बना सकते हैं, फ्रेंड क्लासेस भी बना सकते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फिर मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता दूँगा, लेकिन फिर मैं आपको ये भी बता दूँगा कि ये यूज़ करना जो है ये अगर आपका डिज़ाइन ठीक नहीं है, आपकी क्लास एक सेल्फ सफिशिएंट क्लास नहीं बनी हुई, जिसका हमने ज़िक्र पहले भी किया था, सेल्फ कंटेन्ड क्लास का लफ्ज़ हमने यूज़ किया था। अगर सेल्फ कंटेन्ड क्लास नहीं है, तो फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस बनानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन ठीक है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्लास की फंक्शनैलिटी वाली, तो उनमें आपको कहीं पे भी ऐसा काम फ्रेंड्स वाला नहीं करना पड़ेगा। तो फैकल्टी के अंदर ये जो 2 फंक्शन हैं, ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, सिर्फ डिक्लेयर किए, इनकी डेफिनिशन एंड पे जाके आ रही है। तो ये जो डेफिनिशन है, पहले मैंने खोली ऐड स्टूडेंट की। इस ऐड स्टूडेंट की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट पास होता है बाय रेफरेंस। इनफैक्ट इसको कांस्टेंट रेफरेंस भी बना लेते तो ठीक था। ये जो बाय रेफरेंस यहाँ पे पास हो रहा है, फैकल्टी के पास जो एरे पड़ी हुई थी, उस एरे के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये ट्रैक रखते थे कि अभी कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं भी बताता हूँ फ्रेंड फंक्शन क्या है। मैं एक्चुअली पहले ये दिखा दूँ फंक्शन, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये फंक्शन जो है इसको हमने फ्रेंड बनाया था, वो ऊपर कोड में है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं ये फंक्शन एक्सप्लेन कर दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो स्टूडेंट का यहाँ पे वेरिएबल रेफरेंस पास हुआ है, लॉजिक ये है कि फैकल्टी के पास जो एरे पड़ी हुई थी, वो जो हमने 10 साइज़ की देखी थी, उसमें 0 से ऑनवर्ड्स एलिमेंट स्टोर होना शुरू होते हैं। तो n स्टूडेंट्स इनिशियली हमने कंस्ट्रक्टर में 0 किया था। अब ये लेस देन 10 का चेक है कि 0 से 9 तक एरे में गुंजाइश है, तो अगर 10 से लेस है तो अभी एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, अभी नए स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरे है स्टूडेंट की, फैकल्टी के अंदर स्टूडेंट की एरे थी साइज 10 की। तो उस एरे के अंदर इस इंडेक्स के ऊपर, ये जो इंडेक्स n स्टूडेंट हमने चेक किया था, इस इंडेक्स के ऊपर ये जो स्टूडेंट यूजर ने पास किया, इसको हमने इसका एड्रेस हमने स्टोर किया। ठीक है? तो वो जो पॉइंटर एरे थी वो इसलिए थी कि हमने इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना है। हमने एड्रेस लिया और वो हमने उस पॉइंटर के ऊपर स्टोर कर दिया। ठीक हो गया जी? यहाँ पे वैसे नाम डिफरेंट रख देने चाहिए थे ताकि ये कन्फ्यूजन ना होती, लेकिन चलें अभी चल रहा है तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिस के साथ लिखा हुआ है तो ये करंट क्लास के मेंबर को यूज़ किया जा रहा है, और दिस के बगैर लिखा हुआ है तो ये लोकल वेरिएबल को यूज़ किया जा रहा है। अच्छा जी, तो एड्रेस स्टोर कर दिया, और अगर एड्रेस स्टोर हो गया तो इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट अगर ऐड का फंक्शन कॉल हो
नेक्स्ट ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल हो तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट आए वो अगले इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप ऐसे है कि अगर एक फैकल्टी मेंबर ने एक स्टूडेंट को अपने पास अपनी क्लास में ऐड कर लिया है, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट के पास भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जानी चाहिए कि ही इज रजिस्टर्ड इन अ कोर्स विद दिस फैकल्टी मेंबर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो यही कर रही है कि जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास हुआ था, इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल कर रही है ऐड फैकल्टी का। सही हो गया। तो ये जो ऐड फैकल्टी का फंक्शन है उसमें ये फैकल्टी का जो करंट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पास करें स्टैटिक दिस करके। अब ये स्टूडेंट के अंदर जो ऐड फैकल्टी का फंक्शन है वहां पे जाके ये ऐड हो जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये था, डिजाइन ऐसे बनाया हुआ है कि पहले हम फोर्स करना चाह रहे हैं कि पहले फैकल्टी मेंबर से स्टूडेंट अप्रूवल ले, तो फैकल्टी मेंबर अपना ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करे, तो स्टूडेंट ऐड हो जाए। ठीक हो गया। जब स्टूडेंट ऐड हो जाए तो उसके बाद खुद से ऑटोमेटिकली ये वाला रूटीन चल पड़े कि अगर फैकल्टी के पास स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं तो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप का दूसरा वाला पार्ट कि स्टूडेंट के पास भी फैकल्टी मेंबर एज अ टीचर ऐड हो जाए, तो ये फंक्शन उसी वक्त कॉल हो सकता है। ये बात समझ आ रही है सबको कि फैकल्टी मेंबर का फंक्शन कॉल करेंगे मेन में से। तो यहाँ पे देखें, मेन में ये ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया। जब मेन में ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है, हर दफा स्टूडेंट ऐड नहीं होगा। किसी किसी केस में टीचर के पास अगर स्पेस नहीं है नया स्टूडेंट ऐड करने की क्लास में, तो स्टूडेंट ऐड नहीं होगा, फिर ये मैसेज आएगा कि कैन नॉट टेक एनी अदर स्टूडेंट। तो पहले हमने चेक किया कि अगर स्टूडेंट ऐड हो सकता है, अगर स्टूडेंट ऐड हो गया तो फिर ये स्टूडेंट भी अपने पास उस फैकल्टी मेंबर को ऐड कर ले। ठीक है। तो ये एक ही फंक्शन कॉल किया, फैकल्टी के थ्रू हमने ऐड स्टूडेंट किया, तो दूसरी वाइस वर्सा वाला काम इसी एक फंक्शन के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको अदर वे राउंड करते कि स्टूडेंट के अंदर ऐड फैकल्टी का फंक्शन पहले कॉल करते और बाद में फैकल्टी कहती है कि मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है मेंबर ऐड करने की, तो प्रॉब्लम हो जाता ना कि स्टूडेंट ने ऐड फैकल्टी मेंबर किया, फैकल्टी मेंबर ने कह दिया कि फैकल्टी तो ऐड हो ही नहीं सकती, ये स्टूडेंट तो मेरे पास ऐड हो ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो अदर वे अराउंड क्या करना था, हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे की है कि फैकल्टी मेंबर ही स्टूडेंट को अप्रूव करके अपने पास ऐड करेगा, तो स्टूडेंट के पास बाद में एडिशन की कॉल जाएगी। यहाँ पे ये फंक्शन है फैकल्टी क्लास का, तो जो दिस है वो फैकल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है आज़िक, ये जो दिस है ये फैकल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं वापस जाता हूँ कि अब ये वाली इम्प्लीमेंटेशन कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड फैकल्टी कर देता स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट S1 डॉट ऐड फैकल्टी फॉर एग्जांपल, ये S1 का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, तो मसला ये होता है कि स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती, फैकल्टी के पास ऐड ना होती। ठीक है। तो इसलिए इसको फोर्स करने के लिए किया ये कि ये जो ऐड फैकल्टी का फंक्शन है, इस फंक्शन को स्टूडेंट की क्लास के अंदर प्राइवेट बना दिया। ठीक है। तो स्टूडेंट की क्लास पे वापस चलते हैं। तो स्टूडेंट की क्लास में अगर देखें तो 3 प्राइवेट डाटा मेंबर्स के बाद एक प्राइवेट फंक्शन है ऐड फैकल्टी का। इसको प्राइवेट सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि ये मेन में से डायरेक्टली कॉल ही ना हो सके। तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐड फैकल्टी को कॉल कर सके। ठीक है। तो स्टूडेंट ऐड फैकल्टी को कॉल नहीं करेगा, लेकिन ये फंक्शन मौजूद है और इस फंक्शन को कॉल करना है कहाँ से, हमने फैकल्टी में से। अब ये कंफ्यूजन आ गई सबके सामने, क्या हुई है? कंफ्यूजन ये है कि फैकल्टी के फंक्शन ऐड स्टूडेंट में मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वो फंक्शन प्राइवेट है। मतलब अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स मैं उसके सारे फंक्शन कॉल कर सकता था ना, जितने भी पब्लिक फंक्शंस थे। यहाँ पे भी देखिए ना, मैंने फैकल्टी के साथ ही फंक्शन कॉल किए हैं ना इस तरह। ठीक है। स्टूडेंट के साथ ही फंक्शन कॉल किए, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा इस क्लास का तो मैं इसके पब्लिक फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मसला ये है कि मैंने ये जो ऐड फैकल्टी का फंक्शन है पब्लिक फंक्शन नहीं है, दिस इज अ प्राइवेट फंक्शन, और मैं इस प्राइवेट फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। ये नहीं हो सकता था। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने किसी जगह पे इस तरह की चीज़ अपने डिज़ाइन को वायलेट करना हो, तो मैंने ये स्टूडेंट की क्लास में इस ऐड फैकल्टी के फंक्शन को या जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस देनी है इस एक फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर किया है। ये अगर फंक्शन देखें तो ये इस क्लास का फंक्शन नहीं है,
इस फंक्शन के नाम को अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है फैकल्टी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड एड स्टूडेंट। तो ये जो फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन ऑफ फैकल्टी क्लास, लेकिन मैंने इसको स्टूडेंट की क्लास में इस तरह से लिखा है कि दिस इज अ फ्रेंड और आगे उस फंक्शन की पूरी डिक्लेरेशन, ताकि वो समझ आ जाए कि किस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस फंक्शन को फ्रेंड बना दिया है ऑफ स्टूडेंट क्लास। ये फैकल्टी क्लास का फंक्शन है, मैंने इस फैकल्टी क्लास के फंक्शन को स्टूडेंट क्लास का फ्रेंड बना दिया। मैं यहाँ पे एक्चुअली ऐसा भी कर सकता था कि मैं ये जो फ्रेंड बनाया था, मैं फ्रेंड डायरेक्टली इसने पूरी की पूरी फैकल्टी क्लास को ही बना देता। ठीक है, तो फ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रेंड का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं किसी एक क्लास के अंदर अपना पूरा डिज़ाइन बनाता हूँ कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखनी है, दूसरी इन्फॉर्मेशन कुछ पब्लिक रखनी है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा ये बाकी दुनिया से पब्लिक है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए ये पब्लिक नहीं है। ठीक है, ये किसी एक क्लास के लिए किसी एक क्लास के लिए प्राइवेट नहीं है। ये जो मेरा सारा डिज़ाइन मैंने बनाया था, ये सारा डिज़ाइन मेरा सिर्फ बाकी दुनिया के लिए, इस एक स्पेसिफिक जिस चीज़ को मैंने फ्रेंड कह दिया उसके लिए नहीं है। तो ये जो ऐड स्टूडेंट का फंक्शन है, इस ऐड स्टूडेंट के फंक्शन में से एक्चुअली मैं स्टूडेंट के सारे प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं स्टूडेंट डॉट यहाँ पे ऊपर एस नेम है, एन फैकल्टी है, फैकल्टी की एरे है, मैं इन सारों को इस ऐड फैकल्टी ऐड स्टूडेंट के फंक्शन में कॉल कर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रेंड फंक्शन है, स्टूडेंट की क्लास ने खुद अपने पास डिक्लेयर किया है कि ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है, किसी और क्लास का है लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन है। तो अगर ये फ्रेंड फंक्शन है तो ये फ्रेंड फंक्शन इस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैंने फंक्शन की जगह पूरी क्लास को ही बना दिया है, यानी कि मल्टीपल फंक्शन भी फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन मैं पूरी क्लास को भी फ्रेंड बना सकता हूँ। लेकिन रूल ये है या ये एडवाइस हमेशा होती है कि जब आप फ्रेंड को यूज़ करें तो जितना मिनिमल पार्ट ऑफ अ क्लास को आप फ्रेंड बनाएं उतना बेहतर है। अगर एक फंक्शन को सिर्फ एक्सेस चाहिए तो सिर्फ एक फंक्शन को फ्रेंड बनाएं। फैकल्टी क्लास के बाकी फंक्शन प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं फैकल्टी पूरी की पूरी क्लास को ही बना दूंगा तो फिर फैकल्टी क्लास के सारे फंक्शन इस स्टूडेंट क्लास की सारे प्राइवेट मेंबर्स को स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन फैजान के इस फ्रेंडशिप बाई डायरेक्शनल, आप बताएं। नहीं खुद बताएं ना। देखिए प्रोग्रामिंग बड़ी रियल लाइफ के करीब है। अच्छा, बड़े लकी हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और साथ ही अप्रूव होगी है, एक्सेप्ट होगी। हाँ ठीक है, सही होगी, जवाब मिल गया आपको। तो ऐसा नहीं होता, फ्रेंडशिप बाय डायरेक्शन नहीं होती। ये स्टूडेंट है, इसकी ये कहता है कि फैकल्टी मेंबर मेरा बहुत फ्रेंड है, लेकिन फैकल्टी मेंबर ऐसा नहीं कहता। ठीक है, अदर वे अराउंड भी दूसरी तरफ भी हो सकता है जो हम एग्जांपल दे रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंड का जो ये कीवर्ड है प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही यूज होता है, आप इसको भी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। बाय डायरेक्शन नहीं होती। अगर अगर फैकल्टी मेंबर के की भी एक्सेस स्टूडेंट को देनी है तो उसके उसमें फैकल्टी की क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन स्टूडेंट का कोई डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, या स्टूडेंट क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये जो फ्रेंड फंक्शन डाला था, इस फ्रेंड फंक्शन का फ़ायदा ये हो गया कि अब ये ऐड स्टूडेंट के अंदर मैं डायरेक्टली इस स्टूडेंट क्लास का एक प्राइवेट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। और ये फंक्शन प्राइवेट करने का फ़ायदा ये था कि हम मेन के अंदर से डायरेक्टली स्टूडेंट डॉट ऐड फैकल्टी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उसमें फिर एक साइड पे इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, दूसरी साइड पे इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही थी। नहीं, इसको स्नेक नहीं कहते, इसको स्टॉकर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो क्लेम करता है कि जी फलाना तो मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है। ठीक है, चलें जी वापस आते हैं। ठीक है, तो फैकल्टी के अंदर बाकी फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट का फंक्शन है, ये भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है। अब कोई बंदा ये बता सकता है कि ये जो दो फंक्शन मैंने क्लास से बाहर डाले हुए हैं, ये जो दो क्लास की डिक्लेरेशन से बाहर डाले हुए हैं, इनको बाहर रखने की वजह क्या थी? ये दोनों फैकल्टी के फंक्शंस हैं, इनको क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर किया, इनको आउट ऑफ लाइन डिक्लेयर किया, डिफाइन